Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए सावधानी पूर्वक देखें। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी f यानी फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r में क्या संबंध है? यानी कि f और r में क्या संबंध है? तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2 या इसको r बराबर 2f भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगला है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो जिस रंग का झुकाव सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसीलिए सबसे कम झुकाव लाल का होगा। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका झुकाव सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बनता है और वह कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। और हम लोग जो दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल जो दर्पण करते हैं वह अवतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण से जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण से क्या होता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल। मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इसका सही ऑप्शन ए, वोल्ट। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो ओम प्रतिरोध का होता है,
एम्पियर विद्युत धारा का होता है और कूलम्ब किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आवेश का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो समांतर क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध के मान कम होता है और श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम, क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान अधिकतम लेना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, एक बार खपत होने के बाद भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, इसे गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसरण माने फैलाना और अभिसरण माने मोड़ना। तो कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसरण लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन दर्पण में उसके जस्ट उल्टा होता है। अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं, यानी लेंस में उल्टा होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है नहला, जिसको संक्षिप्त में नहला बोलते हैं। नीला, हरा और लाल, यानी कि नीला, हरा और लाल को प्राथमिक रंग या प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इसका सही आंसर होगा आइरिस। नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है? तो इसका सही आंसर होगा आइरिस। अगला क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है, यानी कि HP यानी कि हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अश्व शक्ति। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 HP बराबर 746 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है जो गति करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को गतिशील कण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक
वाट के बराबर है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो ऊर्जा के क्षय की दर को या ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहा जाता है, और वाट होता है जो शक्ति का मात्रक होता है। ऊर्जा के क्षय की दर या व्यय की दर, यानी कि ऊर्जा का समय मात्रक जूल और समय का टी यानी कि सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा जूल प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। वाट के बराबर होता है द जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक या मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है, और ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत धारा का मात्रक है तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जिसको बोलते हैं वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? यानी कि आज पूरा दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, जिससे जो ग्लेशियर है वह पिघल करके पृथ्वी को धीरे धीरे जलमग्न कर देगा। तो उसका मुख्य वजह क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है, कौन सी गैस है? तो CO2, डैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये होगा ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जब हम लोग कली चूना पर यानी कि जल डालते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है, यानी कि ऊष्मा का क्षेपण करना। संस्कृत में क्षेपना यानी कि फेंकना होता है। तो जैसे ही हम लोग कली चूना पर यानी कि जल डालते हैं तो ऊष्मा उससे उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम जब ग्लूकोन डी को जल में डालते हैं तो उससे क्या होता है? ठंडक महसूस होता है, यानी ऊष्मा का शोषण करता है। जब हम लोग पानी में डिटर्जेंट भी डालते हैं तो उस समय यानी कि ऊष्मा का क्षेपण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर होगा AU, यानी डैट मीन्स सोना। सोना का जो लैटिन नाम होता है ऑरम। ऐसे सोडियम होता है, लेकिन इसमें सोडियम ऑप्शन है ही नहीं। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ जो CaO है काली चूना का है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो A और B यानी कि 11, 10, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो एल्काइन ALK/NE, एल्काइन इस तरह से लिखा था, तो NE में ट्रिपल बॉन्ड होता है। NE में ट्रिपल बॉन्ड, ENE में डबल बॉन्ड, और ANE इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो
तो यहाँ एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होता है, तो इसमें क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो C6H12O6 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा साबुन। साबुन यानी डैट मीन सॉप। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो CHO अभिक्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड अल्कोहल का होता है OH, अल्कोहल का OH। कीटोन का CO। अगला है आवर्त सारणी के किस आवर्त में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के बढ़ते गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। अधात्विक गुण बढ़ रहा उस क्रम में सजाना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में फ्लोरीन है जिसमें सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण पाया जाता है। लास्ट वाला से हमें आसानी से पता लगा सकते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जिसका SI संकेत होता है 14 नंबर का तत्व है, और यह क्या है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण यानी पाया जाता है उपधातु। सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका कोर इलेक्ट्रॉन 21 होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि त्यागता है या ग्रहण करता है उसको संयोजकता कहते हैं, और बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है ठीरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ठीरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। और ठीरी एक जिला का नाम है, इसलिए ठीरी बांध रखा गया है। और ठीरी विकास परियोजना स्वामी रामतीरथ सागर परियोजना इसका दूसरा नाम है, और यह भगीरथी और भिलांगना नदी के सहायक नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 575 मीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ये बहुत ही मुलायम यानी कि तत्व है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन सा यानी कि धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये सोडियम। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ इत्यादि, ये सारे उपरोक्त ऑल ऑफ दीज ये सभी अपमार्जक से बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर सेल में किसका उपयोग होता है?
सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन। इधर प्लूटोनियम और यूरेनियम होता है जो नाभिकीय संलयन में उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा CNG। CNG का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में होता है। LPG, बायोगैस, कोयला, ये सबसे खाना बनाया जा सकता है, लेकिन CNG इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको वाहन चलाने में उपयोग किया जाता है। और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको से भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। बायोगैस और कोयला का भी भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2Cu+O2, जिससे यानी कि अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। यह पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का विस्थापन हो, वह होता है ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। इसका ऑप्शन ए होगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो पहला वाला जो दिया गया है 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन, तो इधर भी 2 क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6, इधर ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो संतुलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका सही आंसर होगा HNO3। HNO3 क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है यानी क्रायोलाइट है किसका अयस्क? तो ये होगा एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट के अलावा बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। 17 किसकी परमाणु संख्या? तो क्लोरीन का। 18 है जो आर्गन का है और 20 है जो कैल्शियम का है। यहाँ पूछा पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 19। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो K। फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम यानी IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल यानी इथ यानी कि 2 कार्बन और H5OH यानी ऑप्शन नंबर C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, IUPAC नेम। एल्काइन कौन है? एल्काइन, तो एल्काइन का सूत्र होता है क्या? CnH2n-2। तो इस फॉर्मूला पर अगर C का वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H 2 दूना 4 में से 2 घट जाएगा तो C2H2 होगा। तो पहला वाला ऑप्शन एल्काइन का है, तो ऑप्शन नंबर ए। एल्काइन कौन है? तो C2H2। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H22O11,
यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजकों की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3। एसिटिलीन का आईपीसी नेम होता है इथाइन। इथ यानी कि 2 कार्बन और बाई यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं H और इधर से H। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या तो 3। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है तो अंकुरित बीज। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट होते हैं वह मानव वृक्क के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, तो ये होगा उत्सर्जन। अगला है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये जल, जाइलम डेटनिशाल यानी पानी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग श्वसन यानी कि लेते हैं तो ऑक्सीजन को यानी कि अंदर करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकाने को निम्न में से किस से नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। यहाँ अंत गलती से लिखा गया, एक्चुअली में तंत्र होना चाहिए, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनैलिन, ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनैलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, माने अनैच्छिक क्रिया किसको कहते हैं? जो खुद होता है उसमें, यानी कि ऑटोमेटिक जिसको बोल सकते हैं। तो उल्टी, दिल का धड़कना, अत्यधिक लार निकलना, ये सब हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन चबाना है जो हमारे बस में है, यानी हमारे नियंत्रण में है। तो अनैच्छिक क्रियाएं किसको कहते हैं? जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन चबाना तो हमारे नियंत्रण में है, तो अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। तो यहाँ इसका होगा चबाना, काहे कि ये हमारे नियंत्रण में है, तो अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होगा, यानी कि ये ऐच्छिक क्रियाएं होगा।
यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं नहीं यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं हैं, यानी हमारी इच्छा से हो सकता है, तो हम लोग अपनी इच्छा से चबा सकते हैं, नहीं चबाने का माने नहीं चबा सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं उल्टी, दिल का धड़कना, अत्यधिक लार का टपकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 9 महीना होता है, यानी कि 9 27 270 दिन। इसका सही आंसर होगा 270 दिन। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1985 में, और उस समय इसको गंगा को स्वच्छ करने के लिए 1200 करोड़ रुपया लागत लगा था। इसको 20 साल तक यानी कि सुरक्षा के उद्देश्य से गंगा एक्शन प्लान का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टीबी यानी कि यक्ष्मा और निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप, जैसे परजीवी पादप में अमरलता भी आता है, लेकिन इसमें अमरलता का ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर होगा कसकूटा, कसकूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नीलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो इसका सही आंसर होगा सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये तीनों है जो जनन संचारित रोग है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। बाहरी को हम लोग संस्कृत में बाह्य बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बाह्यदल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है तो बाह्यदल पुंज। अगला क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए एंटीजन पाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है? इंसुलिन होता है जो नियंत्रित करता है, ग्लूकागन होता है नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रिन, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है, जिसकी वजह से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो इसका सही आंसर होगा
जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, हार्मोन्स स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 3। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है तो मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन। अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल, जिसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। डार्विन विकासवाद का जनक, खुराना ये भारतीय नोबेलिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का प्रयोगशाला में बनाए थे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।